सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। करते हैं पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें सबसे पहले, अगर बात हर रोज की तरह ईरान अमेरिकी जंग के बारे में ही करते हैं। इस जंग के बारे में अगर अमेरिका के अंदर से उठ रही आवाज की बात करें तो न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया है। देखिए, जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं जोरान ममदानी, उन्होंने कहा है कि अब ये जो युद्ध है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी कीमत जो लोग हैं, आम लोग चुका चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज से 3 महीने पहले एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ था जिसके लिए लोगों ने वोट नहीं किया था, जिसको लोगों ने चुना नहीं था, लेकिन उसकी वजह से लोग उसका खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं, जिसकी कोई आवाज भी नहीं थी। उन्होंने जो 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं उनको भी याद किया। उनका कि वो कभी अपने परिवारों में वापस लौट नहीं पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये युद्ध है इसका असर सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया भर में कहीं ना कहीं पेट्रोल का मामला हो, खाने पीने की चीजें हों, वो सब का असर हर एक जगह पे पड़ रहा है। मिडिल और वर्किंग क्लास लोगों का जो बजट है वो इस युद्ध ने पूरी दुनिया में बिगाड़ कर रख दिया है। खैर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी के बिना, अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये युद्ध शुरू किया, और इसका जो आर्थिक बोझ है वो आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। खैर, पिछले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी अपडेट आई हैं। उसमें एक तो अमेरिका लगातार ओमान को और ईरान को चेतावनी दे रहा है कि वो किसी भी किस्म की टोल वसूली नहीं करने देगा, और उसमें अगर कोई देश या कंपनी या फिर कोई शिपिंग कंपनी अगर ऐसा टोल देने की कोशिश करता है तो उसपे अमेरिका उनके ऊपर भी अमेरिका कार्रवाई करेगा। खैर, जो ट्रंप की जो ईरान नीति है उसका एक घरेलू विरोध भी दिख रहा है, जैसे जोरान ममदानी की बात की, ऐसे डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी की बात कर ले, उन्होंने भी ट्रंप प्रशासन लगातार गलत फैसले ले रहा है और ओमान की को जो धमकी दे रहा है। तो ये दिखाता है कि जो ईरान युद्ध के ऊपर जैसा वो कह रहा है कि हमारा कंट्रोल है, वैसी स्थिति नहीं है। तो जो डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने भी उनकी मुखालफत की है। तो मतलब एक होम ग्राउंड उनको जो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से उनको उनका विरोध डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है। खैर, खामनेई का अमेरिका इसराइल के ऊपर आरोप भी आप सबके सामने है। देखिए, इसमें एक जो चीज जिसके ऊपर बात नहीं हो रही वो इसराइल की। इसराइल, ये माना जा रहा है कि इसराइल गजा में लगभग 70% के आसपास जमीनों के ऊपर कब्जे के लिए अब संघर्ष कर रहा है। मतलब नेतन्याहू का जो लेटेस्ट आदेश देखें, तो उसमें उन्होंने कहा कि 70% जमीन के ऊपर हम कब्जा लेंगे और 100% उसको कंट्रोल करेंगे। तो खैर, ये दिखाता है कि गजा में और साउथ लेबनान में इसराइल बहुत क्रूरता दिखा रहा है। उसकी उसकी खबरें इतनी चीजें मतलब उसकी चीजें इतनी बाहर नहीं आ रही हैं। खैर, तो यही है जो देश और दुनिया में जो चीजें चल रही है उसमें बस एक खबर ये थी कि इंडिया का एक शायद उड़ीसा सूबे का एक व्यक्ति लड़का था, वो रशिया यूक्रेन वॉर में मारा गया है ड्रोन अटैक के कारण। तो वो एक जी। खबर भी थी। मतलब मैंने उसको ध्यान से नहीं देखा, पर हाँ ये इतना मेरे को, मैं देख रहा था उसको कि हाँ वहां से भी एक मौत होने की खबर है, और वो जो बच्चा वो 30 लाख रुपए दे के रशिया गया था। अब खैर उसकी डेड बॉडी इंडिया लाई जा रही है। जी जी। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं, कभी हरियाणा का, कभी पंजाब का, कभी देश के किसी और सूबे का नौजवान इन जंगों में क्योंकि रोजी रोटी की बाल में बहुत लोग जाते हैं तो इसी की वजह से वो शिकार बन जाते हैं। खैर, इससे आगे बढ़े तो बात मौसम की करते हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि जून और जुलाई में भी हीट वेव्स अपना पूरा आक्रोश दिखाएंगी। देखिए, ये बड़ा अजीब है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जून के महीने में तो मानसून की जो एंट्री है वो श्रीलंका से इंडिया में हो चुकी होती है, और इवन नॉर्थ इंडिया के जो आखिरी सूबे भी जिनको माना जाता है कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक, जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में मानसून आ चुका होता है। मतलब ये माना जाता है कि केरलम तट के ऊपर 1 जून के आसपास जो मानसून है वो होता है, और अगले 15 से 20 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार
बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हर जगह फैल जाता है। लेकिन अब की बार ये कहा गया है कि भई मॉनसून अराइवल लेट है। एल नीनो ईयर तो है ही, उसकी चेतावनियाँ तो पहले ही हो चुकी हैं। अब ये माना जा रहा है कि मतलब श्रीलंका में ही अभी मॉनसून अटका हुआ है और 7 दिन लेट कहीं न कहीं केरलम वो पहुँचेगा। तो 7 दिन लेट पहुँचेगा, तो 1 जून का अराइवल माना जाता है, 7 जून के आस-पास पहुँचेगा। और तब तक जो नॉर्थ इंडिया है या सेंट्रल इंडिया है, उसमें हीट वेव्स चलती रहेंगी। हीट वेव्स का आपको जैसे मैंने बताया कि कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। कल तकरीबन सा रात के 8:30 बजे मेरी कहीं पे बात हो रही थी राजस्थान में, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे उस समय जब बात हो रही थी तो 38 डिग्री टेम्परेचर था। रात के 39 डिग्री टेम्परेचर था, रात के 8:30 बजे। मैं जी, चंडीगढ़ में चेक किया तो यहाँ पर भी 36 डिग्री के आस-पास टेम्परेचर था। तो रात के समय में हीट वेव के अलर्ट मध्य प्रदेश वगैरह में भी जारी हुए हैं। उसकी बात कितने दिनों से हम कर ही रहे हैं। इस साल मतलब ये माना जा रहा है कि बारिश भी कम होगी और कई जगहों पे सूखे जैसे हालात हो सकते हैं। तो ये जी। भी है, मौसम को लेकर इंडिया काफ़ी क्रिटिकल बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे अगर बढ़ें तो बात कॉकरोच जनता पार्टी की करते हैं। लगातार एक उभार देखने को मिला, एक ही ब 2-4 दिन के अंदर ही इतने मिलियंस में फॉलोअर्स अक्रॉस द ऑल ओवर सोशल मीडिया अकाउंट्स। लेकिन उसके बाद प्रतिबंध लगने शुरू हुए। एक्स अकाउंट बैन हुआ, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। अभी एक्स अकाउंट को लेकर ही अगर बात करें तो आज दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोल रही है? देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर एक्स अकाउंट था, उसको कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि हम हमने सिर्फ आपको सुना है, आपने अपनी बात रखी। बेसिकली कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप, उनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमारा तो सिर्फ एक सटायर अकाउंट था और हमने तो कुछ ऐसा पोस्ट भी नहीं किया जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ब्लॉक किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो जज जो पुष्पेंद्र कुमार नाम के जज थे दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वो दिख रहा है क्योंकि ये देखिए कॉकरोच नाम जनता पार्टी नाम ही सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उस कॉकरोच वाले कमेंट से आया है। तो जुडिशरी में दबाव तो रहेगा। तो इस वजह से पुष्पेंद्र कुमार ने कोई जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने कोई राहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी देखेंगे। उन्होंने एक्स से जवाब मांगा है, सरकार से जवाब मांगा है। तो 2 पार्टियां बनाई और रिव्यू कमेटी में इसको डाल दिया। तो 1 महीने बाद की तारीख दे दी। तो 1 महीने तक तो ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला जो एक्स अकाउंट है बंद ही रहेगा। वो तो साफ दिख रहा है। इतने में लोगों का थोड़ा-सा खुमार भी और लोग नए मुद्दों की तरफ, नई खबरों की तरफ आगे बढ़ जाएँगे। तो वो भी मुझे लगता है कि चीज़ें शिफ्ट हो जाएँगी। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी अपने तरीके से अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठकर खाना खाया, ज़मीन पर बैठे बातें की और क्या ख़ास इस मुलाकात से सामने आया? देखिए, ऑटो ड्राइवर्स को केजरीवाल ने भी कोशिश की थी जब 2013 का याद करिए जब ऑटो ड्राइवर्स से केजरीवाल मिलते थे, उनकी पोशाक जैसी पोशाक भी पहनी थी उन्होंने और ऑटो ड्राइवर्स ने केजरीवाल का साथ बहुत दिया था, पोस्टर लगा के फ्री में घूमते थे अपने ऑटोज के पीछे। तो खैर राहुल गांधी अब मिल रहे हैं। देखिए ऑटो ड्राइवर्स की पूरे देश भर में अलग-अलग किस्म की डिमांड्स आ रही हैं। सीएनजी महँगी हो रही दिल्ली में, एक तो लगातार सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ा नहीं है, तो इसलिए उनमें एक जो फ्रस्ट्रेशन, उनके जो इश्यूज़ हैं वो तो हैं ही हैं। तो उनमें एक आंदोलन जैसा कुछ दिख रहा है, तो उसी से पहले ही मतलब राहुल गांधी वहाँ पे पहुँचे हैं, उन उन लोगों से उनकी ड्रेस वगैरह पहनी, उनके साथ खाना वगैरह खाया, बातचीत की और ये आश्वासन दिया कि ऑटो ड्राइवर्स के इश्यू को वो पार्लियामेंट में उठाएँगे क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है। मुझे देखिए राहुल गांधी पिछले काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं आफ्टर मैं कह सकता हूँ कि जो 2022 की उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसके बाद से लगातार वो ऐसे अलग-अलग सेक्शंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार वो रेलवे स्टेशन पे कुलियों के पास चले जाते हैं, कभी मनरेगा मज़दूरों के पास चले जाते हैं, कभी किसानों के खेत में ट्रैक्टर चलाते दिखते हैं, अभी ऑटो ड्राइवर्स के साथ दिख रहे हैं। एक बार तो टिफ़िन वालों के पास पहुँच गए थे। बाइक मैकेनिक वाले आपने विजुअल देखे होंगे, ट्रक ड्राइवर वाले विजुअल आपने देखे होंगे और इवन कनाडा तक में वो ट्रक ड्राइविंग करके आए हैं। तो अमेरिका में सॉरी ट्रक ड्राइविंग करके आए हैं। तो काफ़ी मतलब अलग-अलग जगहों पे वो दिख रहे हैं, अलग-अलग सेक्शन से इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए आइडिया के तौर पे तो पवित्र दिख रहा है गुरप्रीत, पर मुझे कुछ चीज़ों पर डाउट रहता है। एक तो मेरे को लगता है कि ये सब जो बड़े नेता लोग होते हैं, खासकर राहुल गांधी टाइप, नरेंद्र मोदी टाइप, इनके जो ज़्यादातर एक्ट्स मैं देख रहा हूँ कि ये गिमिक एक्ट्स जैसे हैं। गिमिक एक्ट का मेरा मतलब अगर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके बताऊँ तो गिमिक मतलब एक दिखावे के लिए लोगों को ये जताने के लिए कि देखिए हम आपके बारे में चिंतित हैं। ऐसे एक्ट ज़्यादा लगते हैं मतलब वो पॉलिसी लेवल पर या फिर उनके लिए कोई संजीदा किस्म की राजनीति खड़ी करने की जो स्थिति है, वो मुझे कम दिखती है, तो मैं इनको गिमिक एक्ट ही मानता हूँ। और राहुल गांधी पिछले काफ़ी लंबे समय से जेनज़ीज़ में और अलग-अलग सेक्शंस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी का एक एक ये है। देखते हैं कि अभी उनकी हालाँकि उन्होंने कोई वीडियो रिलीज़ नहीं की है कि उनसे उनसे क्या बातचीत हुई है, क्या इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो इश्यूज़ हैं, खासकर महँगाई का बोझ और बढ़ते सीएनजी के दाम और किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे माना जा रहा है कि उनकी जो वो मुलाकात हुई है, उसमें कुछ वो इश्यू बेस्ड उन्होंने बातचीत की है, तो उसकी इश्यूज़ की एक बार वीडियो आ जाए, उसके बाद थोड़ा और क्लैरिटी होगी। हाँ, ऑटो ड्राइवर्स जिनसे मुलाकात की थी, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके मुद्दे पार्लियामेंट में उठाऊँगा। अ, जैसे मैंने कहा कि पवित्र पहल दिखती है, लेकिन कितना वो संजीदा रहते हैं, फ़ॉलो अप लेते हैं, वो एक अलग दूसरा मसला है। अलग-अलग सेक्शन से जो सोसाइटी के उनसे इंटरेक्शन तो रखनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। बस मेरा एक जो खदशा हमेशा रहता है, ये बना रहता है कि गिमिक एक्ट ना बन के रह जाएँ। हालाँकि जब वो सत्ता में थे 2014 तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हमें भट्टा परसोल देखने को मिला। भट्टा परसोल में जो किसानों की ज़मीन एक्वायर करने की बात आई, तो वहाँ पर कांग्रेस सरकार ज़मीन एक्वायर कर रही थी और उसी के खिलाफ राहुल गांधी मोटरसाइकिल पे किसानों से मिलने के लिए पहुँच गए थे और लैंड एक्विजिशन जो एक्ट भी बना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जिसमें काफ़ी चीज़ें थी। बाद में चलो मोदी सरकार ने उसको डाइल्यूट किया है। तो उस समय भी वो एक्टिव दिखे थे, तो अपनी सरकार के खिलाफ भी दिखे थे। तो हालाँकि उनकी सत्ता आ जाए उसके बाद अगर वो प्रधानमंत्री बने या ना बने वो अलग बात है। लेकिन उनकी सत्ता में ही पता असली टेस्ट होगा कि वो इन लोगों के लिए कितना चिंतित हैं या फिर एक दिखावे या गिमिक जैसा ही कुछ कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें दोनों वैसे मुद्दे जो है सरकार के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं। एक यूपी से है और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे से है। पुणे में ज़हरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत की खबर है और यूपी में निर्माणाधीन चल रहे पुल के गिर जाने से 6 लोगों की मौत। कौन ज़िम्मेवार होगा इन सारी चीज़ों का, मौतों का? देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने की वज़ह से 15 लोगों की डेथ हुई है। वहाँ पर जी। जो इलाके पड़ते हैं हडपसर, फुगेवाड़ी, दापोडी, पिंपरी ये इलाके हैं मतलब वहाँ पर ये मौत हुई है। अभी ये कहा जा रहा है कि जो एक्साइज़ डिपार्टमेंट है उसने 8 लोगों को डिटेन किया है और ये माना जा रहा है कि शायद उस शराब में मेथनॉल की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो सकती है, वो मिला हो सकता है, इस वज़ह से उनकी डेथ हुई है। तो ख़ैर अब ये जो लोग मरे हैं सब बहुत गरीब बैकग्राउंड से हैं, लगभग मज़दूर किस्म के लोग हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं। तो हम देखते हैं कि जो हाथ की भट्टी से जो शराब बनती है, कच्ची शराब होती है या जो देसी शराब होती है, जो ठेकों पे भी अक्सर बिकती है, उस ज़हरीली शराब से जो अक्सर शिकार होते हैं, वो मज़दूर समुदाय के लोग ही होते हैं। ये तो ख़ैर मौत की खबरें हैं, आप तक पहुँच रही हैं। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये ज़हरीली शराब होती है, ये इंसान को मारती नहीं है। इसको कई बार अपंग बना देती है, कई बार आँखों की रोशनी चली जाती है, अंधे तक मैं मतलब पंजाब में, हरियाणा में, देश के अलग-अलग सूबों में ऐसे लोगों से बहुत ऐसे मज़दूरों से मिला हूँ जिनकी आँखों की रोशनी नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ कि बोला मैं हमने बस रात को शराब पी ली, सुबह उठे तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो कई बार आँखों की रोशनी चली जाती है इस ज़हरीली शराब से, कई बार अपंग हो जाते हैं, पैरालाइज़ अटैक होता है। मैं दिल्ली में एक मज़दूर से मिला था, तो जो कि रिक्शा चलाता था, रिक्शा पुलर था, साइकिल रिक्शा पुलर। तो उसने शराब पी, उसके बाद उसको अटैक आया और उसके कुछ भी शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है कि जो अच्छे तरीके से काम करता हो। सिर्फ़ एक हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो थोड़ा-सा काम करता है, बाकी सारे शरीर में जो लकवे का असर है वो दिखता है। हुँ। तो मतलब ऐसे बहुत बार होता है और ये बड़ी क्या कहें कि इसको ये विडंबना है भारत की, कि भारत में मतलब मज़दूर आपको जैसे ये भी मान के चलें कि शराब क्यों पीता है? एक तो उसका ओवरटाइम वो कर रहा है बेचारा, बिल्कुल। इकोनॉमिक क्राइसिस है, दिहाड़ी उतनी नहीं मिल पा रही है, तो एक वो जो परेशानी में थोड़ी बहुत शराब ऊपर से ऐसी ज़हरीली मिल रही है कि वही उसको उसकी जान लेने के लिए आतुर है।
तो बहुत चौतरफा जो भारत का मजदूर है और खासकर जो वर्किंग क्लास है वो घिरी हुई दिखती है। ये खबरें ऐसी मतलब काफ़ी परेशान करने वाली हैं। और अब जैसे उत्तर प्रदेश की खबर, उसमें 6 मज़दूरों की डेथ हुई है। जो निर्माणाधीन जो पुल था, जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिस पुल की, उसका एक स्लैब गिर गया और 6 लोगों की मौत हो गई। 6 मज़दूरों की मौत हो गई। तो इस अब कितनी ही हम मतलब साल में हमारे बुलेटिन में कम से कम 200 खबरें ऐसी होती हैं जिसमें हम बात करते हैं कि इंडिया में जो वर्किंग क्लास है, जो मज़दूर लोग हैं, उनके लिए सेफ वर्किंग प्लेस नहीं है। उनके जो काम करने की जगहें हैं, वही उनकी जान लेने की जगहें भी बन जा रही हैं। उनकी जान वहाँ पर जा रही है, उनकी जान को खतरा वहाँ पर है। बड़ा बड़ा अजीब लगता है। और मतलब तकरीबन 50 लाख लोग कहीं न कहीं साल भर में ये डेटा काफ़ी बड़ा है। उसमें अनसेफ वर्किंग कंडीशंस की वजह से या तो घायल होते हैं, या फिर वो अपंग हो जाते हैं, या फिर उनको जान तक गँवानी पड़ती है। तो ऐसी जी, घटनाएँ कितनी सारी हैं। जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही है, उसमें देखिए कि कितना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होता। कभी सीवर में मज़दूरों की डेथ हो जा रही है, सीवर सफाई कर्मियों की डेथ हो जा रही है, कभी पुल गिरने जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है उसके गिरने से मज़दूरों की डेथ हो जा रही है। तो बड़ी कभी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से लोगों की, कई बार बॉयलर्स में ब्लास्ट होने की वजह से मज़दूरों की डेथ हो जा रही है। तो काफ़ी बिल्कुल। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में भारत के मज़दूर हैं, जो वो मज़दूरी करते हैं। जी, इससे आगे अगर हम बढ़ें तो आजकल सिर्फ़ धन संपत्ति ही आपकी मतलब के ही आप मालिक नहीं हैं, आप जो चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, वो भी आपके एक टाइमलाइन बनती जाती है, आपका डाटा खड़ा होता जाता है। और ये चर्चा चल रही है कि आपकी अगर किसी की भी मौत हो जाती है और उसके बाद उसका जो डिजिटल डाटा होगा, उस व्यक्ति का, उसका मालिक कौन होगा? देखिए, बड़ा मतलब अलग-अलग किस्म की चर्चाएँ हैं। उसमें एक चर्चा ये आ रही है, उसमें लोग ये बोल रहे हैं कि क्या जो लोग मर जा रहे हैं, जिन लोगों की प्रोफ़ाइल सोशल मीडिया पे रह जा रही हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे, तो यूट्यूब पे जिनके गाने वग़ैरह या फ़िल्में रह जा रहा है, कंटेंट रह जा रहा है, डिजिटल कंटेंट जिन्होंने प्रोड्यूस किया और उनकी मौत हो गई और वो रह जा रहा है। तो कई जी। लोग उसको डिजिटल कब्रिस्तान का नाम दे रहे हैं। कई लोग कह हुँ, रहे हैं कि क्या ये डिजिटल मलबा है? ठीक है। तो ये बातें हो रही हैं और ये इसलिए बातें हो रही हैं कि अगले तकरीबन 60-70 साल के अंदर-अंदर 5 अरब जो लोगों के मतलब जिन लोगों की डेथ हो चुकी होगी, उनकी प्रोफ़ाइल सोशल मीडिया पे होंगी। अकेले फ़ेसबुक पे होंगी। तो इतने इतने हुँ। बड़े डेटा का। अब देखिए, खाली जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो डेटा जो आप कंटेंट बना रहे हो, खाली ऐसा नहीं है कि आप आपके मज़े के लिए आपने फ़ोटो डाल दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और उससे पैसा भी, अर्निंग भी होती है। तो लो आदमी मर जाता है तो उसके डिजिटल डेटा की के वाली वारिस कौन होंगे, मालिक कौन होंगे? एक बड़ा सवाल है। अब सिद्धू मूसेवाला के केस में देखिए कि उनकी 37 करोड़ रुपए 1 महीने की कमाई है उनकी स्ट्रीमिंग ऐप से। वो जो अटकी हुई थी, बंटी हुँ, बैंक्स के साथ बड़ा विवाद चला। चलो वो तो एक पॉपुलर केस था, उसमें चीज़ें सोल्व हो गई। जिनके ऐसे बिल्कुल। ही कंटेंट क्रिएटर जिनकी लाख-लाख, 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट हो रही है, जैसे वो मर जा रहे हैं। तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ना तो उनके आईडी पासवर्ड पता होती है, ना उनके बारे में पता होता। तो वो जो डिजिटल मलबा है, एक डिजिटल कब्रिस्तान है, तो उसका क्या होगा? मतलब उससे उससे जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं। और ये जो डेटा है वो भी काफ़ी बड़े, मतलब इवन 2026 तक दुनिया में लगभग 60 करोड़ टेराबाइट के आसपास डेटा पैदा होगा। तो इतना जी। बड़ा डेटा अब तैयार हो रहा है। अब इसके एआई के लिए या फिर मतलब मशीन्स के लिए ये भी तो बड़ा मुश्किल होगा ना कि कौन व्यक्ति मर गया है, किसका डेटा काम का है, किसका डेटा काम का नहीं है, ये स्क्रूटनी होना। तो एक एक बड़ा क्वेश्चन पूरी दुनिया के सामने अभी ये खड़ा है कि बेसिकली जो डिजिटल ये कंटेंट हो रहा है, इसका भी कोई वाली वारिस, कोई मालिक बनेगा या नहीं बनेगा, इसका क्या सिस्टम रहेगा? अभी संपत्ति के तौर पर हम क्या मानते हैं? संपत्ति के तौर पे हम ज़मीन मानते हैं, पैसा मानते हैं, लेकिन आजकल तो पैसा तो डिजिटल कंटेंट भी दे रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी मतलब चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर। क्लोन्स, क्योंकि आवाज़ के क्लोन्स, अब सिद्धू मूसेवाला की कितने एआई के गाने हम आजकल सुनते हैं, तो एआई क्लोन्स बना दिए जा रहे हैं, उनसे पैसे कमाए जा रहे हैं। ऐसी जी। तमाम चीज़ें, ओशो की क्लोन वॉइसेज़ का तो आपको पता ही है, पूरा इंस्टाग्राम भरा रहता है और ट्विटर। तो ये चीज़ें हैं। ख़ैर ये बड़े सवाल हैं जिनके सामने पूरी दुनिया को जूझना होगा। तो ख़ैर ये सवाल सबके सामने खड़े हैं।
जी, बिल्कुल। और इससे अगली बात अगर विनेश फोगाट की करें, जिनको बहुत तरह की सियासत करके रोका गया कि उनके खेल को खराब किया जा सके। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उनको शानदार रेसलर ही नहीं कहा, इसी के साथ उनको अनुमति भी दी है एशियन गेम्स के ट्रायल में हिस्सा लेने की। देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के नेता है, उसका कुश्ती संघ के ऊपर रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर कब्जा है। उसने अपना डमी संजय सिंह को हुई रेसलर वो प्रेसिडेंट बनाया हुआ है रेसलिंग फेडरेशन का। तो वो हर कोशिश करते हैं कि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ये सब लोग ना खेल पाएँ। विनेश फोगाट को रोकने के लिए ही नया नियम लेके आया कि भई जो पिछले साल जिसने नेशनल खेला होगा उसी को ही हम करेंगे। जबकि बार पिछले साल आपको पता है कि विनेश फोगाट प्रेग्नेंट थी। उन्होंने एक लड़के को बच्चे को जन्म दिया था। तो खैर वो कैसे खेल सकती थी? तो उसके लिए उन्होंने ट्रायल एशियन गेम्स की ट्रायल्स के लिए ताकि एशियन गेम्स खेलने के लिए वो जा सके, वो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट ने बोल दिया हाँ, बिल्कुल मदर मदर मैटरनिटी लीव तो होती है भई और खेल सकती है कोई ट्रायल तो दे सकती है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टार रेसलर है भारत की। तो फिर रेसलिंग फेडरेशन वाले चिढ़ के कि हमारी हाई कोर्ट में आ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उनको डाँट फटकार लगाई। तो पहले हाई कोर्ट से डाँट फटकार, अब सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो ब्रिजभूषण है, वो विनेश फोगाट को हर जगह खेलने से रोकना चाह रहा है। उसकी वो मानसिकता दिखती है, हर जगह पे उसके ऊपर आरोप अपन क्या कहें कि हर जगह पे उसके खिलाफ जो साजिशें वो दिखती हैं। खैर अभी काफ़ी उन्होंने मतलब बहस बहस वगैरह हुई और उसमें काफ़ी फटकार लगाई रेसलिंग फेडरेशन। जी, इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के जंगलों में फैल रही आग की करते हैं। विजिबिलिटी भी कम हो रही है और पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है इससे। ये आग लगने का कारण क्या है? देखिए एक तो जैसे मैंने कहा कि हीट वेव के अलर्ट पहली बार हिमालयाज़ में हमने सुने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 8-8 जिलों में हीट वेव के अलर्ट थे। गर्मी पड़ रही है। जो वनस्पति है वो सूखी हुई है। कई बार जो ह्यूमन एरर्स से की वज़ह से भी आग लगती है। कई बार वहाँ पे एक एक पेड़ भी होता है, उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो उसकी वज़ह से भी चीज़ें कई बार होती हैं। लेकिन ज़्यादातर मैन मेड फायर्स होती हैं जंगलों में, जो लकड़ी के तस्कर वगैरह होते हैं या फिर भूमाफिया होता है जो ज़मीन को कब्ज़ा वो ये आग वगैरह लगाते हैं। तो उसका विज़िबल रिज़ल्ट आपको उत्तरकाशी में दिख रहा है, गंगोत्री हाईवे पे दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में दिख रहा है हमें। हिमाचल में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल तीनों हिमालयाज़ में, तीनों सूबों में हमें आग दिख रही है। उधमपुर वगैरह, रामबन वो तो इतनी भयावह है उसकी तो विजुअल्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो काफ़ी डरावने विजुअल्स हैं। अल्मोड़ा में बहुत बड़ी मात्रा में आग लगी हुई है। उत्तराखंड में 3 लोगों की डेथ भी हुई इस फायर की वजह से, मतलब वो उस आग में घिर गए और काफ़ी जंगल कसौली जो चंडीगढ़ पंजाब वालों को तो सिर्फ़ एक ही सबसे पहला जो उनका हिल स्टेशन उनको याद रहता है कसौली। कसौली में तकरीबन 2 दिन तक आग लगी रही है। और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से एयर फ़ोर्स की मदद लेके और लोगों की मदद लेके उस आग को कंट्रोल किया गया है। जम्मू कश्मीर में 4 दिन से आग धधक रही है। 4-5 दिन उत्तराखंड में हो चुके हैं, तो काफ़ी मतलब हिमालयाज़ में अब की बार फायर के इंसिडेंट काफ़ी देखे जा रहे हैं। उससे मतलब जो वन्य जीव होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उनकी मौत को खतरा होता है। उन 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 उनकी जानें पता नहीं कितने जानवरों की जानें गई होंगी और ख़ैर जो नुकसान है, वो तो है ही है प्रकृति का। जी, जी। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो पंजाब की लोकल बॉडी इलेक्शंस के आज रिज़ल्ट थे, बात उसकी करते हैं। बड़ा अटपटा-सा रहा है सारा रिज़ल्ट, क्या क्या बोलेंगे इस पर? देखिए तकरीबन अभी तक जो मतगणना हुई है उसमें 881 वार्डों में आम आदमी पार्टी जीती है और मतलब सबसे बड़ी पार्टी बम्पर जीत के साथ दिख रही है। अभी तक 8 नगर निगमों में से 5 के नतीजे आ चुके हैं। कपूरथला में कांग्रेस जीती है, अब और से बीजेपी जीती है और 3 में बठिंडा, मोगा, बरनाला बेसिकली मालवा बेल्ट जो जहाँ से ये पूरा मामला वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। अभी मोहाली, बटाला और पठानकोट के नतीजे आने बाकी हैं। बाकी तो देखिए बीजेपी है वो 5वें नंबर पे दिख रही है। 153 वार्डों में जीती है। 881 वार्डों में आम आदमी, 355 वार्डों में कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल भी काफ़ी पीछे 178 वार्डों में जीती है और बाकी जो इंडिपेंडेंट है 251 वो जीते हैं। तो अलग-अलग अभी रिज़ल्ट आ ही रहे हैं।
इवन जो जैसे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग, वो अपने उनका जो इलाका उसमें कांग्रेस ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। तो ये चीजें हैं। और देखते हैं कि मतलब हालांकि 2021 में आप याद करिए कि कांग्रेस ने भी ऐसे बहुत सारे जो लोकल बॉडीज के चुनाव जीते थे, बल्कि इनसे ज्यादा ही जीते थे 2022 के चुनाव में, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल इसके उल्ट था। तो ये बड़ा होता है कि लोकल बॉडीज में तो हमको पता है कि जिसकी सरकार होती है उन्हीं के को लोग ज्यादा वोट कर रहे होते हैं, या फिर उनके लोग ही ज्यादा जीतते हैं। तो खैर देखते हैं कि क्या क्या चीजें रहती हैं अभी तो। जैसे एक जो सरप्राइजिंग चीजें एलिमेंट हमारे लिए है वो है मोहाली में एक नगर काउंसिल पड़ती है नया गांव जो चंडीगढ़ के बिल्कुल लगता हुआ इलाका है। वहां पे 16 सीटें बीजेपी ने जीती है, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो ये काफी मतलब अलग किस्म का मामला। जैसे मैं कई बार बोलता रहता हूँ, डेराबस्सी, खरड़, ये ऐसी सीटें हैं, ये बीजेपी के हक में बहुत जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल और बाहर के लोगों की जो जम्मू के लोगों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और उसमें हमें दिखता बीजेपी का विजिबल असर दिखता। तो ये आप नया ग्राउंड में जो जीत हुई है बीजेपी की, 16 सीटें जो बीजेपी जीती, ये दिखाता है कि बीजेपी का दबदबा इधर है, इस इलाके में बन रहा है। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।